हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल मशीन को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम जनरेटर के क्वेश्चन को कर रहे हैं और 156 क्वेश्चन को जो जनरेटर के हैं उसे हम कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उससे आगे वाले करेंगे और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आज डीसी जनरेटर के जितने क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर ले और लास्ट में जो यूथ कंपटीशन में कुछ वन लाइनर रिवीजन के लिए जो दिए हैं उसे भी इसी वीडियो में आप कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इज ए डीसी जनरेटर वेरियस सिग्निफिकेंटली विथ द लोड करंट। ठीक है, डीसी जनरेटर में भार विद्युत प्रवाह के साथ निम्न में से कौन से क्षति में महत्वपूर्ण बदलाव आता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव है ये पूछा गया हमें, तो ये किस में रहेगा? आर्मेचर कॉपर लॉस रहता है जो सबसे ज्यादा रहता है। लोड करंट बढ़ने पर आर्मेचर कॉपर लॉस बढ़ता है, जो जबकि आयरन लॉस स्थिर रहता है। ये क्या है? एक कांस्टेंट लॉस है ये तो। ठीक है, डीसी सीरीज जनरेटर होने पर सीरीज फील्ड कॉपर लॉस भी बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रोटरी कन्वर्टर I square R losses as compared to a DC generator of the same size will be। एक ही परिमाण के डीसी जनरेटर की तुलना में आवृत्ति परिवर्तन में I स्क्वायर R क्षति होगी। ठीक है, तो किस प्रकार से ये क्षति होगी? तो ये लेस होगी। ठीक है, एक ही परिमाण के डीसी जनरेटर की तुलना में आवृत्ति परिवर्तन करने से कौन सी क्षति होगी? तो ये हमारे पास कम होगी रोटरी कन्वर्टर में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसको हम पूरा सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, एमपी जेई में पूछा गया क्वेश्चन 2015 में पूछा है। सीरीज जनरेटर दिया है, इज कनेक्टेड इन सीरीज टू फीडर हैविंग 0.5 ohm resistance to boost the voltage. The induced voltage is given by easy 0.61 आर्मेचर करंट एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास? 0.2 ओम एंड आरएस 0.3 ओम। फाइंड द वोल्टेज boosted by the generator when delivering 400 एम्पियर। कितना? 400 एम्पियर। तो हमारे पास कितना वोल्टेज, तो जो टर्मिनल जो डिलीवरी कर रहा है, ठीक है, 400 दिया है हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है? बढ़ाया जाना वोल्टेज का पता लगाना हमें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास ये हमारे पास वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, और हम इसको निकालने के लिए एक फार्मूला ये हमारे पास ये है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले इनका मान जो जो है इसमें हमने इसमें रख लिया ये, और वोल्टेज का मान हमारे पास ये आए इसका मान। ठीक है, लोड करंट एंड आर्मेचर करंट कैसी हमारी सेम रहेगी, और लोड करंट 400 है, तो हमारे पास वोल्टेज कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ए डीसी जनरेटर रन्स एट ए स्पीड ऑफ 1000 rpm. The flux per pole is 0.2 Weber. Number of poles are 2 and the winding is wave wound and having 418 conductors. The critical speed is 1200 आरपीएम है, एंड देन द जनरेटेड ईएमएफ विल बी। ठीक है, जनरेटेड ईएमएफ पूछा है हमें। ठीक है, डीसी जनरेटर में 1000 आरपीएम की गति से चलता है और फ्लक्स प्रति पोल 0.2 वेबर पर पोल की संख्या से 2 वेबर है इसमें। ठीक है, वेव वाइंडिंग है और एक कंडक्टर है। क्रिटिकल गति इतने है तब ईएमएफ होगा। ठीक है, पहले हमें इसकी स्पीड
तो कम है। देखो ईएमएफ क्यों, स्पीड तो हमारी 1200 आरपीएम है और क्रिटिकल इतनी, इससे ज्यादा होना चाहिए तो ही तो उत्पन्न होगा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं, जीरो आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो हमेशा क्रिटिकल स्पीड से अगर हम स्पीड ज्यादा पे काम करेंगे तो हमारे पास ईएमएफ उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, के अनुसार क्रिटिकल स्पीड नॉर्मल स्पीड से ज्यादा होती है तब मशीन में जीरो ईएमएफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्या है, एक डीसी जनरेटर हैज 6 पोल, ए ब्रश शिफ्ट ऑफ 6 एक्चुअल मीन्स ए ब्रश शिफ्ट ऑफ। क्या बोला, डीसी जनरेटर में 6 पोल है और ये 6 डिग्री वास्तविक का एक ब्रश शिफ्ट का अर्थ है एक ब्रश शिफ्टिंग क्या होगा। तो ये किस तरह से ब्रश शिफ्टिंग होगी, तो ये हमारे पास आएगा। देखो ये फार्मूला है हमारे पास, जैसे मैकेनिकल डिग्री P बराबर होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री। ठीक है, 2 रहेगा इसमें। अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालना है, पहले तो मैकेनिकल डिग्री कितनी है, 6 है। ठीक है, और पोल हमारे पास कितने हैं, 6 पोल, बटे में ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल डिग्री आ गया। अगर हम 2 से इसको काटे तो 3 बार में, 3 6 18। ठीक है, तो ये 18 हमारे पास आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शंट जनरेटर हैज ए फुल लोड वोल्टेज regulation of 10 percentage if the generator is separately excited and delivers rated load, the regulation will be। एक संट जनरेटर में 10% का पूर्ण भार वोल्टेज रेगुलेशन है। यदि जनरेटर के अलग से उद्दीप्त किया जाता है तब रेटेड लोड प्राप्त होता है तो रेगुलेशन होगा। ठीक है, तो रेगुलेशन कैसा होगा ये हमें देखना है इसमें। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप रेगुलेशन जैसे एक शंट जनरेटर में 10% पूर्ण भार पर वोल्टेज रेगुलेशन, यदि जनरेटर के अलग से उद्दीप्त किया जाता है तो रेटेड लोड प्राप्त होता है। ठीक है, 10% रेगुलेशन कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा इसमें, लेस देन 10% रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 113 मेगावाट जनरेटर इज यूजली कॉल्ड बाय। ठीक है, 130 मेगावाट जनरेटर को सामान्य इसके द्वारा शीतल शीतल किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो हाइड्रोजन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। 130 मेगावाट जनरेटर ठंडा करने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कितना, 130 मेगावाट जनरेटर रहता है, उसको अगर हम कूलेंट करना है तो किसका यूज करें, हाइड्रोजन गैस का हम यूज करेंगे और उसको ठंडा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शंट जनरेटर में कुल ईएमएफ ज्ञात करें जब 230 वोल्ट के टर्मिनल वोल्टेज पर 200 एम्पियर देता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस और शंट फील्ड रेजिस्टेंस क्रमशः 0.08 ओम और 15 ओम है। ठीक है, ये हमारे पास, सॉरी, दो दिया है हमें। ठीक है, देखो इसमें ये हमारे पास संट में वाइंडिंग है, ये संट वाइंडिंग बोलते हैं, जो कि अधिक टर्न से रहेगा और पतले की रहेंगे। ठीक है, संट ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया। आप यहाँ पे कितना उत्पन्न हो रहा है ये हम तो देखें। ठीक है, तो इससे हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो करंट आ रही हो और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको देखना है हमें। ठीक है, तो आर्मेचर करंट देखेंगे पहले हम। ठीक है, आर्मेचर करंट क्या होता है कि यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो आ जाएगा और इधर करंट जा रहा हो, दोनों आ जाएगा, लोड करंट एंड शंट करंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या दिया है, शंट रेजिस्टेंस ये है, आर्मेचर रेजिस्टेंस ये है और लोड करंट ये है हमारे पास।
अब शंट में हमारे पास धारा कितनी थी, शंट करंट निकालना पड़ेगा, तो 230 बटे में हमारे पास प्रतिरोध 100, ये है। तो इसको 4.6 एम्पियर है, कितना है 4.6, ठीक है। अब देखो, हम अब आर्मेचर करंट निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, लोड करंट एंड शंट करंट दोनों का हम क्या करा, ऐड कर दिया, ठीक है। अब दोनों को ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे कि टोटल हमारे पास आर्मेचर करंट तो आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हमें क्या है, ई जी बराबर क्या आता है, वोल्टेज, ये टर्मिनल वोल्टेज बटे आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर करंट। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना 230 है, प्लस हमने करा आर्मेचर करंट 204.6 इंटू 0.08, ठीक है। ये हमारे पास है, तो इसका कर लेंगे हम आपस में मल्टीपल, तो हमारे पास आ जाएगा 230 प्लस 16.37 आएगा, इसको भी ऐड करना है हमें, तो 246.4 आएगा, ये राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको मतलब अलग अलग ध्यान देना है कि हमें क्या क्या डाटा दिया है और क्या क्या हमें निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ इक्विलाइजिंग कनेक्शन इन ए लेफ्ट वाउंड डीसी जनरेटर इज, क्या लेफ्ट वाउंड डीसी जनरेटर इज, तो आप देखो इसमें वलित कुंडली लेफ्ट वाउंड डीसी जनरेटर में समकारी संयोजन का कार्य होता है, तो ये हमारे पास कैसा रहेगा, टू अवॉइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एट ब्रशेस, ठीक है। तो लेफ्ट वाउंड डीसी जनरेटर में समकारी संयोजक का कार्य धारा का समान वितरण करना होता है, अर्थात धारा के असमान वितरण को रोकना या असफल करना होता है, ठीक है। किसको, लेफ्ट वाउंडेड डीसी जनरेटर में जो समकारी संयोजन का धारा का समान वितरण करना और धारा के असमान वितरण को रोकना है या उसको असफल करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ कंपाउंड जनरेटर द terminal voltage rise with application of load so that its full load voltage exceed its no load voltage, किस तरह के कंपाउंड जनरेटर में लोड के इस्तेमाल के कारण टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है ताकि उसका फुल लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से बढ़ जाए, कैसा, फुल लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से बढ़ जाए इसमें। तो ये हमारे पास रहेगा ओवर कंपाउंड जनरेटर में रहे, किसमें, ओवर कंपाउंड जनरेटर डी में रहे। इसमें देखो ये एक ये डायग्राम है, इसको आप याद रखना, जैसे हमारे पास क्या है, बढ़ रहा है लोड, तो अंडर कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज ज्यादा, सबसे ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ की यहाँ जैसे लोड बढ़ा, तब भी ये एक ही पॉइंट पे है ये, ठीक है। तो ये कम्युलेटिव कंपाउंड, ठीक, वोल्टेज रेगुलेशन इसका 0 हो जाएगा। और ओवर कंपाउंड में क्या रहेगा, जहां से स्टार्ट हुआ लेकिन ये ओवर कंपाउंड में जैसे लोड बढ़ा वैसे वैसे इसका वोल्टेज भी बढ़ता जा रहा है, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो ओवर कंपाउंड का प्रयोग उस फुल लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से बढ़ जाएगा, कैसा, फुल लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से बढ़ जाता है। इन ए डीसी मशीन विच स्टेटमेंट स्टेट्स द पर्पस ऑफ compensating winding एंड इंटरपोल्स, एक डीसी मशीन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा को कथन वाइंडिंग तथा अंतर्ध्रुव की क्षतिपूर्ति के उद्देश्य की व्याख्या करता है, क्षतिपूर्ति के उद्देश्य की व्याख्या करता है, ठीक है। तो कौन सा करता है ये इसमें, तो ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा
compensating winding to neutralized armature reaction interpol to improve commutation। ठीक है, आर्मेचर प्रतिक्रिया को संतुलित करने हेतु वाइंडिंग की क्षतिपूर्ति दिक् परिवर्तन में सुधार हेतु अतः ध्रुव की स्थापना करता। किसकी? ध्रुव की। डीसी मशीन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने के लिए तथा इंटरपोल का प्रयोग कम्यूटेशन सुधारने के लिए हम करते हैं। इंटरपोल का यूज कहाँ पे कर रहे हैं हम? कम्यूटेशन को सुधारने के लिए और कंपनसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने के लिए करेंगे। ठीक है, जनित्र द्वारा जनित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति खाली इसके खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो ये आवृत्ति दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, स्पीड के ऊपर ध्रुव घिसेंगे। कैसी? 120 एफ बटे क्या होता है पी। ये क्या हमारे पास? सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरेटर का निर्धारण है 2 किलोवाट से 200 वीडीसी। वह खालिस्तान की भार धारा की आपूर्ति कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है? पावर तो हमारे 2 किलो को हम वाट में कन्वर्ट करें तो 2000 वाट आ गया। वोल्टेज दिया हमारे पास। अब हम इसका करंट निकाल सकते हैं। करंट कैसे निकालेंगे? आई बराबर पी बटे वी होगा। ठीक है, तो पी हमारे पास 2000 बटे में वोल्टेज कितना है? 200। 20 से 20 काटा 100। ठीक है, तो ये 100 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, 10 एम्पियर आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में प्रारंभ में प्राप्त होती है, तो क्या प्राप्त होती है? एसी। स्टार्टिंग में क्या प्राप्त होती है डीसी जनरेटर में? एसी आर्मेचर में प्राप्त होती है, लेकिन उसका हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं कम्यूटेशन की सहायता से, और वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देता कम्यूटेटर। और जो कम्यूटेटर से हम ब्रश का यूज करते हैं, जो कार्बन ब्रश का बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड पोल्स and armature core of a DC generator are laminated in order to reduce। क्या है? एक दृष्टि धारा जनित्र के क्षेत्र ध्रुव और आर्मेचर कोर पटलित किए जाते हैं घटाने के लिए। क्या घटाने के लिए किया जाते हैं? तो ये हो जाएगा हमारे पास ईडी करंट लॉस को घटाने के लिए पटलित किया जाता है। ठीक है, आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड करने से भंवर धारा का मान कम होता है और भंवर धारा हानि कम हो जाती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ पोल्स इन लेफ्ट वाउंड डीसी जनरेटर आर डबल जनरेटेड ईएमएफ विल बी। क्या बोला है? एक लेफ्ट वाउंड में दिष्ट धारा जनित्र में ध्रुवों की संख्या को हम क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे, तो ईएमएफ कैसा होगा? तो लेफ्ट में ए बराबर होता है पी। ठीक है, अब हमारे पास दोनों सेम है और हम पोल को डबल कर रहे हैं, तो हमारे पास ए का मान भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। ये डबल हो रहा है तो ये भी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? अनचेंज्ड रहेगी। कैसा रहेगा? अनचेंज्ड रहेगा। लेफ्ट वेस्टित दिष्ट धारा जनित्र में ध्रुवों की संख्या दुगनी की जाती है, तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल आप अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि लेफ्ट कुंडलित मशीनों में समांतर पथों की संख्या ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो, ए 4 पोल डीसी जनरेटर रन्स एट 1500 आरपीएम। द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट आर्मेचर वाइंडिंग इज। इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना। देखो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले देखो, पी और एल 120 बटे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो पी का मान हमारे पास क्या? 4 और आरपीएम 1500। 120, 0 से 0 और 4 से 4 3 12, 3 से 3 15 15
50। 50 वोल्ट कहाँ पे आ रहा है? ये सी वाला। ठीक है, ये इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दृष्ट धारा जनित्र में चार समांतर परिपथ और धारा संग्रह करने हेतु 16 ब्रश प्रयोग किया जाता है। यदि प्रति ब्रश विभव 1 है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल में कमी होगी। तो कितनी कमी होगी? देखो इसमें समांतर पथों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। और ब्रशों की संख्या कितने हैं? 16। तो विद्युत वाहक बल ब्रशों की संख्या समांतर पद ये आएंगे। तो इसमें हम इसका मान रखें 16/18। तो ये 2 वोल्ट आएगी। ठीक है, समांतर पथों की संख्या। तो ये ध्यान देना कि विद्युत वाहक बल बराबर क्या आता है? ब्रशों की संख्या, ब्रशों की संख्या एन, नीचे गया पथों की संख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ ए डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर की ध्रुवता को उत्क्रमण करने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ बोला है फील्ड करंट शुड रिवर्स एंड फील्ड करंट शुड बी इंक्रीज। तो ये राइट आंसर हमारे पास कौन सा आना चाहिए? बी वाला ए का, क्योंकि फर्स्ट वाला राइट है उसमें। फील्ड करंट शुड बी रिवर्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन देना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डीसी जनरेटर की ध्रुवता को मतलब उत्क्रम परिवर्तित करने के लिए क्षेत्र धारा उत्पन्न करना चाहिए। दृष्ट धारा जनित्र में चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए एक स्थायी और या विद्युत चुंबकन का प्रयोग किया जाता है। चालक आर्मेचर में स्थिर होता है। कैसा होता है? आर्मेचर में स्थिर होता है। सेल्फ एक्साइटेशन ऑफ ए सीरीज जनरेटर, एक श्रृंखला जनरेटर की स्व उत्तेजना होती है। कैसे होगी? ये हमें पूछा है। सेल्फ एक्साइटेशन ऑफ सीरीज जनरेटर। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसी रहेगी सेल्फ एक्साइटेशन की? तो ये रहेगी पॉसिबल ओनली व्हेन लोड करंट इज नॉट जीरो, केवल तभी संभव है जब लोड धारा शून्य हो। देखो, एक श्रृंखला जनरेटर स्व उत्तेजित केवल तभी संभव होगी जब लोड धारा शून्य ना हो। शून्य ना हो तब संभव हो। इस प्रकार के जनरेटर में क्षेत्र कुंडली मोटे विद्युत रोधी तार से कम वर्तन देकर बनाई जाती है और क्षेत्र कुंडलन का आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ा जाता है और इसका क्षेत्र तब तक उत्तेजित नहीं होता जब तक कि विद्युत वाहक बल का स्विच बंद यानी कि ऑन ना कर दिया जाए। इस प्रकार पूर्ण लोड धारा श्रेणी से होकर प्रवाहित होती है और उसी लोड धारा से क्षेत्र उत्तेजित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर में हार्मोनिक्स के विकसित होने का कारण क्या है? हार्मोनिक्स इन ए जनरेटर आर डेवलप्ड ड्यू टू, किस कारण से हार्मोनिक्स उत्पन्न होता है? तो हार्मोनिक्स उत्पन्न होने का मेन कारण है कोर की सेचुरेशन के कारण, सेचुरेशन ऑफ कोर। ठीक है। डीसी जनरेटर में हार्मोनिक्स के जो विकसित होने का मेन कारण ये हमारे पास कि कोर की संतृप्ति, जिसको सेचुरेशन बोलेंगे। ठीक है। डीसी जनरेटर में कोर का इस्पात कैसा रहता है? पत्तियों का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? लेमिनेटेड करते हैं हम एडी करंट लॉस को घटाने के लिए। और ये पत्तियां कितने रहते? 1 mm से लेकर 1.5 mm तक हो सकते हैं, जिससे भंवर धारा हानियां कम हो सकती है। कौन सी हानियां? भंवर धारा हानियां कम हो सकती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। What will be the approximate value of open circuit voltage if 220 volt generator is run at full speed without any excitation? Without any excitation. ठीक है, तो ये हमारे पास है। क्या है? यदि एक 220 वोल्ट जनरेटर किसी भी उत्तेजन के बिना पूरी गति से चलाया जाता है तो खुले सर्किट वोल्टेज का अनुमानित मान कितना होगा? अनुमानित मान ओपन सर्किट वोल्टेज का, तो इसका मान हो सकता है 2 वोल्ट।
यदि 220 वोल्ट का जनरेटर किसी भी उत्तेजन उत्तेजन के बिना पूरी गति से चलाया जाता है तो खुले सर्किट का अनुमानित मान 2 वोल्ट होगा। फील्ड परिपथ खुला ओपन हो तब खुला परिपथ वोल्टेज रेसिडुअल वोल्टेज होगा जो कि 3 से 5% रहता है। कितने? 3 से 5%। तो इसका भी हम ये निकाल सकते हैं, 220 का अगर हम मान के चलो 5% निकालते हैं तो ये एक जीरो से जीरो, तो 5 से 2, 2 से ये, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 11। 5% आ रहा है, इसका 3% निकालोगे तो और कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ आयरन लॉसेस इन ए डीसी जनरेटर? इनमें से कौन सा एक डीसी जनरेटर में लोहा हानि का प्रभाव नहीं है? लोहा हानि का प्रभाव नहीं है, तो ये हमारे पास हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज, ये लोहा हानि का प्रभाव नहीं है। ठीक है। कोर गेट एक्साइली हेडेड, कोर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है। इफिशियंसी डिक्रीज, क्षमता कम हो जाती है। और वेंटिलेशन का तापमान बढ़ जाता है, वेंटिलेशन का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस इन ए डीसी जनरेटर इज इंक्रीज्ड बाय। एक डीसी जनरेटर में क्रांतिकारी प्रतिरोध बढ़ता है जब उसकी क्या होगी? गति बढ़ेगी, तो उसका मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है। डीसी जनरेटर में क्रांतिकारी प्रतिरोध गति बढ़ने से बढ़ता है शंट क्षेत्र का वह प्रतिरोध जो खुला परिपथ अभिलक्षण वक्र स्पर्श रेखा प्रदर्शित करता है। जनित्र के लिए दी गई गति पर क्रांतिक प्रतिरोध कहलाता है। क्रांतिक प्रतिरोध कोटि वोल्टता में, खालिस्तान वियोजक एम्पियर में रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू डीसी सीरीज जनरेटर आर रनिंग इन a parallel, an equalizer bar will be employed in order to। क्या बोल रहा है? डीसी सीरीज जनरेटर को समांतर में चल रहे हैं, तो अब इक्वलाइजर बार नियोजित किया जाएगा। तो क्या होगा? नियोजित किया जाएगा तो इसमें पास इक्वल करंट टू द लोड बाय टू सिमिलर मशीन, दो समान मशीनों से बराबर धाराओं को लोड से गुजरने के लिए। ठीक है। दो डीसी श्रृंखला जनरेटर समांतर में चल रहे हैं। एक इक्वलाइजर बार नियोजित दो समान मशीनों के बराबर धाराओं को लोड से गुजरने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम जनरेटर डिमांड टू जनरेटर कैपेसिटी। क्या है? जनरेटर क्षमता से अधिक जनरेटर मांग का अनुपात है। तो ये हमारे पास क्या है? यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है। जनरेटर क्षमता से अधिक जनरेटर मांग का अनुपात उपयोग कारक होता है। उत्पादित किलोवाट घंटा और संयंत्र क्षमता संयंत्र के उपयोग घंटा का गुणनफल है, गुणनफल का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव टू गेट माई ऑटोमोबाइल बैटरी चार्ज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच जनरेटर शुड आई प्रिफर। मुझे अपने ऑटोमोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से जनरेटर को प्रधानता देनी चाहिए? कौन से जनरेटर को? तो हमें देने चाहिए संट जनरेटर को। ठीक है। बैटरी चार्जर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। मुझे अपने ऑटोमोबाइल की बैटरी चार्जिंग करने के लिए संट जनरेटर को प्रधानता देनी चाहिए। ठीक है। इस जनरेटर की क्षेत्रीय कुंडली बारीक विद्युत रोधी धारा के अधिक वर्तन देकर बनाई जाती है। क्षेत्र कुंडलियों को आर्मेचर के समांतर में जोड़ा जाता है और जिससे क्षेत्र पूर्ण वोल्टता से संयोजित होता है, और इस जनरेटर की क्षेत्र कुंडली को संट कुंडली या संट क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ईएमएफ जनरेटेड इन ए डीसी जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ सीधे समानुपातिक है, सीधे समानुपातिक है। तो ये हमारे पास देखो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी? ये हमारे पास, तो ये हो जाएगी सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
डीसी जनरेटर पर ईएमएफ सीधे फ्लक्स और ध्रुवता और आर्मेचर स्पीड के सीधे समानुपाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। देखो, एक बार नष्ट हो जाने पर भी शंट जनरेटर के अवशिष्ट चुंबकत्व को बहाल किया जा सकता है, उसके शंट क्षेत्र को खालिस्तान में जोड़कर। कहाँ पे जोड़कर किया जा सकता है इसका? देखो, तो इसको कर सकते हम टू ए बैटरी से। एक बार नष्ट हो जाने पर शंट जनरेटर के अवशिष्ट चुंबकत्व को बहाल किया जा सकता है, इसके शंट क्षेत्र को बैटरी से जोड़कर। क्योंकि शंट जनरेटर में कुंडलन अधिक वर्तन के आर्मेचर के समांतर में जुड़े होते हैं, शंट जनरेटर का उपयोग बैटरी चार्जिंग के आवश्यक में किया जाता है। फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज इन ए आवर कंपाउंड जनरेटर विथ रिस्पेक्टेड टू नो लोड टर्मिनल वोल्टेज इज। एक ओवर कंपाउंड जनरेटर में शून्य लोड के संबंध में पूर्ण भार टर्मिनल वोल्टेज खाली स्थान होता है। पूर्ण भार टर्मिनल, तो ये कैसा रहेगा? अधिक रहेगा। ठीक है, किस कंडीशन में? एक ओवर कंपाउंड जनरेटर में नो लोड के संबंध में पूर्ण भार टर्मिनल वोल्टेज अधिक होता है। कंपाउंड जनरेटर संट या तथा श्रेणी जनरेटर का संयुक्त रूप है। ठीक है, ध्रुव पर संट तथा श्रेणी दोनों कुंडलीय कुंडलित होती है। संट क्षेत्र को आर्मेचर के समांतर तथा श्रेणी क्षेत्र को आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ा जाता है। ठीक है, द स्टेडी स्टेट फाल्ट करंट ड्यूरिंग ए थ्री फेज टर्मिनल फाल्ट ऑन ए जनरेटर इज लिमिटेड बाय। एक जनरेटर पर त्रिकला टर्मिनल दोष के दौरान स्थिर अवस्था दोष निम्न द्वारा सीमित है। स्थिर अवस्था दोष, ठीक है, क्या बोला है? जनरेटर में त्रिकला टर्मिनल के दोष के दौरान स्थिर अवस्था दोष। स्टेडी स्टेट फाल्ट करंट ड्यूरिंग ए थ्री फेज रेक्टेंस, जनरेटर के क्षणिक प्रतिघात, जनरेटर के उपनिरीक्षक सिंक्रोनस सेल्फ ड्यूरिंग ऑफ द। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास सिंक्रोनस रेक्टर के ऑफ जनरेटर। ठीक है, जनरेटर स्टेडी स्टेट फाल्ट करंट लिमिट करने के लिए सिंक्रोनस रेक्टर को जनरेटर के सीरीज में लगाया जाता है। कैसा? सीरीज में। सिंक्रोनस रेक्टर का इंडक्टिव रेक्टर काफी अधिक होता है, जिससे संपूर्ण इम्पीडेंस बढ़ जाता है और फाल्ट करंट कम हो जाता है इससे। कैसा? इसका सिंक्रोनस रेक्टेंस का जो इंडक्टिव रेक्टेंस रहता है वो काफी अधिक रहता है, जिस कारण से इसमें इम्पीडेंस बढ़ेगा और फाल्ट करंट कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन लॉस इन ए डीसी मशीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन। दृष्ट धारा उपकरण मशीन में लौह अंश इनमें से किसके परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है? तो ये हमारे पास हो जाएगा किसके परिवर्तन? तो लोड के परिवर्तन पर। ठीक है, डीसी मशीन में लोड के बढ़ने से आयरन लॉस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट है, ए फोर पोल वेव वाउंड जनित्र एक चुंबक क्षेत्र 3 × 5 × 10⁻³ वेबर में 1000 आरपीएम गति से घूमता है और चालक की संख्या हमारे पास 1000 है और जनित्र में उत्पन्न है। वेव वाउंड के लिए क्या होगा? ए बराबर हमारे पास 2 होता है। ठीक है, वेव वाउंड के लिए। और ये हमारे पास फार्मूला है, केवल इसमें मान रखना है। ठीक है, मान फ्लक्स का मान हमने ये रखा, ये हमारे पास आ गया पोल और ये हमारे पास स्पीड। ठीक है, और कंडक्टर आ गई। इसको हम काटेंगे तो जब हमारा कैलकुलेट करेंगे तो यह 166.6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल्सू ऑफ ए डीसी मशीन इज लेमिनेटेड फॉर प्रॉपर ऑफ। मशीन में पोल्सू को निम्न हेतु पठलित किया जाता है तो ईडी करंट लॉस को कम कर, डिक्रीज द ईडी करंट लॉस, बी वाला राइट आंसर। ठीक है, और हिस्टेरिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन का यूज करेंगे हम। ठीक है, डीसी मशीन में पोल्सू भौर धारा हानि को कम करने के लिए पठलित किया जाता है। पोल्सू इस्पात की पत्तियों के बने होते हैं, जिससे भंवर धारा हानि कम हो जाती है। कभी कभी मशीनों में योक तथा ध्रुवीय कोट को एक साथ डाल देते हैं तथा पत्तियों से बने ध्रुवीय नाल को ध्रुवीय कोट के साथ वोल्ट
द्वारा कस दिया जाता है। धुर्वनाल क्षेत्र कुंडलन को रोकने का काम करता है। किसको? क्षेत्र कुंडलन को रोकने का काम करेगा इसमें, ठीक है। A lab found DC machine has 400 conductors and 8 poles. कितने? 8 poles है इसमें। The voltage induced for conductor 2 the machine generated is। ठीक है, तो ये हम देखते हैं, इसका न्यूमेरिकल है एक। ठीक है, क्या बोला है? एक लैब फाउंड डीसी मशीन में फॉर इतने कंडक्टर, 400 कंडक्टर तथा 8 ध्रुव है और प्रत्येक विभव का मान इतना है। प्रेरित विभव का, मशीन में विभव का मान कितना होगा? ठीक है, ये कंडक्टर की संख्या और ये हमारे पास पोल आ गए। ठीक है, लेफ्ट वाइंडिंग में ए बराबर हमारे पास क्या होता है? पी होता है। पथों की संख्या बराबर होते हैं। अब समांतर पथ में चालक की संख्या अगर हम पूछेंगे समांतर पथ में, तो यहाँ पर 400 बटे हम 8 करेंगे तो 5×8 = 40। तो ये हो जाएगा। ठीक है, चालकों की संख्या। अब प्रत्येक चालक में कितने हैं? 2 वोल्ट है, तो 50 × 2 करेंगे तो ये 100 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, समांतर पथों की संख्या, ये ध्यान देना है हमें निकाल के। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अंडर कम्यूटेशन रिजल्ट इज, तो स्पार्किंग द मीडियम, नहीं, स्पार्किंग ऑफ द लीडिंग अग्र सिरे पर, अंडर कम्यूटेशन में पीछे पश्च सिरे पर होगा सी वाला। स्पार्किंग एट द ट्रेलिंग एंड ऑफ द ब्रश, लीडिंग नहीं, ट्रेलिंग। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण पश्चगामी पोल टिप पर फ्लक्स की मात्रा बढ़ जाती है तथा अग्रगामी पोल टिप पर फ्लक्स की मात्रा में कमी आ जाती है, जिससे पश्चगामी पोल टिप पर स्पार्किंग बढ़ जाता है। ठीक है, और द आर्मेचर करंट इन ए डीसी शंट जनरेटर इज गिवन अस। डीसी शंट जनरेटर में आर्मेचर धारा का मान, आर्मेचर धारा का मान होगा। तो डीसी शंट ई बैक माइनस वी होना चाहिए, और ऐसे तो नहीं हो गया। आर्मेचर धारा बराबर लोड धारा प्लस शंट धारा, सही है, तो आर्मेचर धारा ये वाला राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर कैन बी रीजनरेट बाय। डीसी शंट जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किसके आधार पर प्राप्त कर सकते हैं हम? तो अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट किसी जनित्र का फील्ड से बैटरी को जोड़कर हम वापस इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ लेफ्ट वाइंडिंग रिजल्टेंट फीस इज, क्या बोला है? लेफ्ट वाइंडिंग पर परिणामित्र चूड़ी अंतराल होता है। तो ये किस अंतराल में? डिफरेंस ऑफ फ्रंट एंड बैक पिच, डिफरेंस ऑफ सामने और पिछले चूड़ी अंतराल के में रहेगा। ठीक है, कौन सा? सामने एंड पिछले। तो इसको एक बार लेफ्ट वाइंडिंग में परिणा परिणामी चूड़ी अंतराल होता है। तो ये कैसा रहा? डिफरेंस ऑफ फ्रंट एंड बैक पिच, फ्रंट एंड ब्रेक पिच। ठीक है, ये हमारे पास फ्रंट है और ये हमारे पास बैक पिच है, तो इसको ध्यान देना है। अब फ्रंट पिच के सिरों पर संयोजित प्रथम कुंडली का द्वितीय चालक, प्रथम कुंडली का द्वितीय चालक और द्वितीय कुंडली के प्रथम चालक के बीच की दूरी को हम आर्मेचर कंडक्टर पदों में मापी जाती है, फ्रंट पिच कहते हैं। और बैक पिच किसी कॉइल के द्वितीय चालक उसी कॉइल के प्रथम चालक के बीच की दूरी को कॉइल पिच कहते हैं, बैक पिच कहते हैं। रेसिडुअल पिच किसको बोलेंगे हम? कॉइल का प्रथम चालक और द्वितीय कॉइल के प्रथम चालक के बीच की दूरी को रेजुलेशन पिच कहते हैं। किसका? रेजुलेशन पिच बोलेंगे। नेक्स्ट है इफ ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर डज नॉट प्रोड्यूस वोल्टेज आफ्टर installing what does first at all। यदि एक स्वप्रेरित डीसी जनरेटर स्थापना के पश्चात वोल्टेज का उत्पादन ना करे तो सर्वप्रथम क्या उपाय करें? सर्वप्रथम क्या उपाय करेंगे हम इसमें? देखो,
वोल्टेज उत्पन्न ना करे तो सर्वप्रथम क्या उपाय करेंगे? प्राइम मूवर की गति को बढ़ाएंगे, सही बात है, स्टेंस कम करेंगे। तो ये हमारे पास राइट आंसर रहना चाहिए, रिवर्स फील्ड कनेक्शन। सबसे उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले रिवर्स करेंगे। जनित्र में वोल्टेज नहीं बन रहा है तो हम सर्वप्रथम फील्ड के कनेक्शन को उल्टा कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि फील्ड सर्किट का कनेक्शन उल्टा जुड़ गया हो और जिससे फील्ड करंट की दिशा उल्टी होने पर वोल्टेज बनने में सहायता नहीं करती हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डीसी मशीन on on no load the magnetic न्यूट्रल एक्सिस। लोड रहे डीसी मशीन में चुंबकीय उदासीन अक्ष है, चुंबकीय उदासीन अक्ष। तो ये कैसा रहेगा? coincides with the geometrical neutral axis, geometrical neutral axis। डीसी मशीन में लोड रहित स्थिति में चुंबकीय उदासीन एम एन ए ज्यामितीय उदासीन अक्ष के समानुपाती होता है। ठीक है। तो इसमें रहेगा चुंबकीय उदासीन अक्ष या तल ज्यामितीय उदासीन अक्ष या तल के पूर्ण रूप से ढके हुए है। चुंबकीय उदासीन अक्ष वह अक्ष है जिस पर स्थित आर्मेचर चालक में कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता है, और वह अक्ष जिस पर आर्मेचर चालक में कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता है, और वह अक्ष जो विद्युत वाहक बल से गुजरने वाले फ्लक्स लंब रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इंटरपोल आर यूज इन ए डीसी मशीन। क्या है? दृष्ट धारा मशीन डुई तो कैसी रहेगी डीसी मशीन, ये पूछा हमें। ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगी, दृष्ट धारा मशीन में इंटरपोल प्रतिघाती वोल्टता का प्रतिकार कार्य करने के लिए किया जाता है। कम्यूटेशन की इस पद्धति में कुछ स्मॉल पोल योग के लिए फिक्स्ड किए जाते हैं और मेन पोल के बीच रखा जाता है। इस ध्रुव का इंटरपोल कहा जाता है। इन ध्रुवों की ध्रुवता जनरेटर के लिए, मोटर के लिए साइट में स्थिर मेन पोल के समान होता है, जहां पर ध्रुवता उसके पहले स्थिति में मेन ध्रुव के समान रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड। मुख्य क्षेत्र के आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव क्या कहलाता है? तो ये हमारे पास क्या होता है? तो ये है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन अस्वेल अस डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है। क्या होगा? मुख्य क्षेत्र में आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव क्रॉस चुंबकन के साथ साथ विचुंबकन होता है। विचुंबकन प्रभाव को निरस्त करने के लिए मुख्य ध्रुवों के अतिरिक्त संट या श्रेणी एम्पियर वर्तन दिए जाते हैं। क्रॉस चुंबकन प्रभाव को निरस्त करने के लिए मशीन में अंतर्ध्रुव दिए जाते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया के विचुंबकन तथा क्रॉस चुंबकन प्रभाव दोनों ही आर्मेचर धारा की सामर्थ्य के बढ़ने से बढ़ते हैं और घटने से घटते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसको, थोड़ी सी 1 मिनट रुक लेते हैं हम इसको थोड़ा। आइए दोस्तों, अब हम ये क्वेश्चन को करेंगे आगे। ठीक है। 1 मिनट। इसमें क्या पूछा है देखो, इफ ए डीसी मशीन द रेशियो ऑफ कांस्टेंट लॉस ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 2, देन एट मैक्सिमम efficiency द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग वुड बी। देखा, यदि एक डीसी मशीन में नियत हानियों और आर्मेचर प्रतिरोधक का अनुपात 2 है, तब अधिकतम दक्षता पर प्रवाहित धारा का आयाम क्या होगा? ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा, आर्मेचर कॉपर लॉस की बात करें तो हम इससे हम निकालते हैं। ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी के कंडीशन में वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस दोनों बराबर रहते हैं। ठीक है। अब देखो, वेरिएबल लॉस क्या होता है? आई स्क्वायर आर में आ जाएगा ये। ठीक है। और ये पीसी कांस्टेंट लॉस। ठीक है। अब हम इसको इधर ला सकते हैं, आई बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट में पीसी बटे आर ए। ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा। अब हमारे पास क्या दिया है?
नियत हानि और आर्मेचर प्रतिरोध का अनुपात 2 है। कितना है? नियत हानि और प्रतिरोध, तो इसका अंडर रूट 2 आएगा। 2 का मान, अंडर रूट 2 का मान अगर हम देखते हैं तो 1.414 एम्पियर में आएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर रहेगा। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सीरीज फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन, सीरीज फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन हैज लेस टर्न एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग लेस टर्न। ठीक है, राइट है। और ठीक, कैरी लार्ज करंट, क्योंकि ये लार्ज करंट को मतलब इसमें से पास करते, करेक्ट ऑप्शन हमें देना है। तो हमारे पास सभी राइट में है, तो बी वाला राइट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमोंग्स द गिवन स्टेटमेंट, निम्न कथन पर गलत का चयन करना है हमें। ठीक है, गलत का चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स यूजुअली फॉर थ्रू ए मिनिमम रिलेक्टेंस पाथ, चुंबकीय फ्लक्स आमतौर पर एक न्यूनतम प्रतीक से प्रवाहित होता है। सही है, राइट है। फील्ड वाइंडिंग प्रोड्यूस द वर्किंग फ्लक्स, क्षेत्र वाइंडिंग कार्यात्मक फ्लक्स को उत्पन्न करती है। ठीक है, ये भी सही है। वर्किंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बाय वर्किंग फ्लक्स इन आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग में कार्यात्मक विद्युत वाहक बल कार्यात्मक फ्लक्स द्वारा प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। कम्यूटेटर सर्व और मैकेनिकल इन्वर्ट डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के लिए कम्यूटेटर एक यांत्रिक काम करता है, तो डी वाला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4464। डीसी मशीन है हैविंग वेव वाइंडिंग हैज डैश डैश नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। तो वेव वाइंडिंग में ए बराबर क्या रहता है? 2 होता है। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर 2 होना चाहिए। ठीक है, सी वाला ये हमारे पास 2 रहेगा। ठीक है, अब देखो, मेरी ये कोशिश है कि अब हम ज्यादा इसको नहीं करते, कि इस वीडियो को हम यहीं रखते, क्योंकि बड़ा वीडियो हो रहा है। अब हमारे पास समथिंग 25 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन समथिंग बचे होंगे, और उसके बाद ये हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चन आ जाएंगे, तो वन लाइनर का हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे, तो 50 का एक रेशियो बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम एक और वीडियो इसका डीसी जनरेटर का ही बना लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको पसंद आता है तो अवश्य इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भेजें इसका लिंक। ठीक है, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। हम कंटिन्यू यूथ कंपटीशन के जितने भी क्वेश्चन है, हम जितना जल्दी हो सके उतना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।